हेलो डियर एस्पिरेंट्स, ध्येय आईएएस आलमबाग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पेपर 3 के बारे में, यानी कि जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड सवाल है, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कौन से सवाल इस साल यूपीपीसीएस मेंस में बन सकते हैं। तो जो लोग इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस का, वो इसको ध्यान से सुने, समझें कि कौन कौन से संभावित सवाल हैं और उन्हें किस रूप में डील करना है। इसमें इस वीडियो में हम सारे संभावित सवाल को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आतंकवाद पे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा है। आतंकवाद के सारे रूपों पर चर्चा हो चुकी है जो इस साल बन सकते हैं, और वो वीडियो जो है इस चैनल पर पहले ही जा चुका है, उसको आप देख सकते हैं। और कौन कौन से सवाल बन सकते हैं उसको देखते हैं। पहला जो सवाल है वो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड, यानी कि वामपंथी उग्रवाद से संबंधित। वामपंथी उग्रवाद, हालांकि ये हाल के समय में ये सवाल बनता रहा है, लेकिन चूंकि अभी हाल में इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए हैं और उसमें नक्सलियों को मारा गया है, माओवादियों को मारा गया है और उसके साथ साथ उनको सरेंडर करवाया गया है। बहुत से माओवादी लगातार सरेंडर कर रहे हैं। हमारे देश में जो सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है गृह मंत्रालय की, वो सक्सेसफुल हो रही है। और जो मार्च 2026 तक का टारगेट है कि देश को नक्सलवाद मुक्त और माओवाद मुक्त देश बनाना है, उस लक्ष्य को भारत सरकार बहुत ज़्यादा प्रमुखता से लाइमलाइट में सब जगह रख रही है। तो उसके चलते ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि इस पे कुछ सवाल बन सकता है। आपसे सवाल ये बन सकता है कि वामपंथी उग्रवाद किस रूप में भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती रहा है। तो ये बात आप सब जानते हैं, नक्सली और माओवादी किस तरीके से हिंसा करते रहे हैं। भारत के जो है 35 जिलों में जो मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं नक्सलवाद और माओवाद से, वहाँ पर कैसे पिछले कुछ वर्षों में, यानी 2004 में जब सीपीआई-एम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट का गठन हुआ, जो सबसे बड़ी माओवादी पार्टी है और वो माओवादी संगठन है, और उसने इंसर्जेंसी शुरू किया भारत में, तब से करीब 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है माओइस्ट इंसर्जेंसी में। ऐसा हमारे गृह मंत्रालय ने आंकड़ा दे रखा है। और जिस तरीके से हमारे सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता है, सीआरपीएफ के जवान, इनोसेंट सिविलियंस को, फिर उसके बाद जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनको उनका ब्रेन वॉश करना और उन्हें गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट बनवाना, उन्हें पीपल्स वॉर स्ट्रेटजी में शामिल कराना और सरकार के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल में उनको उनका सहयोग लेना, मतलब आम जनता का जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ये सब हमारे लिए खतरा रहा है। जो नक्सली और माओवादी रहे हैं, दे बाइकॉट इलेक्शंस, इन्होंने इलेक्शंस का बहिष्कार किया अपने एरियाज में। इन्होंने जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस, उसको आगे मजबूत नहीं होने दिया। गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स और जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, रोड्स वगैरह, उन सबको नष्ट किया, क्योंकि इनका कहना है कि राज्य सत्ता का जो प्रतीक है कोई भी चीज़, यानी स्टेट अथॉरिटी का एवरी सिंगल शुड बी एलिमिनेटेड, ये माओवाद का सिद्धांत है। माओवाद एक प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वॉर स्ट्रेटजी के साथ काम करता है, जिसमें राज्य सत्ता के हर प्रतीक को नष्ट करने की कोशिश की जाती है। माओवाद कहता है कि पॉलिटिकल पावर कम्स फ्रॉम बैरल ऑफ गन, राजनीतिक सत्ता बंदूक की नोक से आती है। और अगर हमारे देश में, मतलब माओवादियों का जो मानना है कि अगर देश में जो है अत्याचार है, भेदभावकारी नीति है, अन्याय है, शोषण है, दमन की चीज़ें सरकार की पॉलिसीज से होती हैं, तो उस राज्य सत्ता को उखाड़ फेंकना है, अपना खुद की एक नई सत्ता यानी न्यू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लाना है। ऐसे उद्देश्य के साथ ये लोग काम करते हैं, नक्सली और माओवादी। और इनके जो कॉन्सेप्ट है उसको देखा जा सकता है माओ के उस कथन में। माओ कहता है कि जो इंसर्जेंट्स हैं वो फिश के समान होते हैं और जो वो है जनता, वो सागर के समान है। तो इंसर्जेंट एक फिश के रूप में सागर में
यानी पानी में तैरता रहता है। पानी को अगर हटा दिया जाए तो ये फिश मछली मर जाएगी। यानी कि इंसर्जेंट्स और जो पीपल है इसका एक गहरा कनेक्शन है, इसीलिए इसको पीपल्स वॉर स्ट्रेटजी कहते हैं। और ये जनता को अपने युद्ध का पार्ट बनाते हैं और माओवादी जो हिंसा है उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं, और इस रूप में ये हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए चुनौती हैं। तो अब इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए। उन सब कदमों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, आप बताइए। लेजिस्लेटिव मेजर्स, यूएपीए जो कानून है, हमारा जो एनआईए कानून है, एनआईए के द्वारा आज नक्सलियों और माओवादियों के ठिकानों पर रेड मारा जाता है, छापा मारा जाता है, कार्यवाही की जाती है। हमारे कई ऐसे जो नक्सल, एंटी नक्सल ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन जो ब्लैक फॉरेस्ट किया गया, ऑपरेशन संकल्प किया गया, हाल के समय में बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर किए गए। जो इनके अलग अलग म्यूजियम्स हैं और जो इनके मेमोरियल्स हैं नक्सली लीडर्स के, उन सबको सीआरपीएफ ने जंगलों में जाकर के नष्ट किया, इनके प्रतीकों को नष्ट किया। फिर अलग अलग ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया, ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन चक्रबंधा, इन सब माध्यमों से, यानी आप कह सकते हैं एक ऑफेंसिव स्ट्रेटजी के माध्यम से भी हमने नक्सलियों माओवादियों से निपटने की कोशिश की। और डी रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटजी करना, सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी करना, डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी करना। डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी में आप ब्रीफ में बताइए कि कैसे भारत सरकार वहाँ एजुकेशन पर फोकस कर रही है, यानी जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, एकलव्य जो मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं या केंद्रीय विद्यालय हैं, इन सब का को ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी इलाकों में खोलना और शिक्षा देना, ये सब काम भी किए जा रहे हैं। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं वो बताइए। इसके साथ साथ नो एक्सेस जो फिनांस है, फिनांस के प्रति कोई भी मतलब जो फंडिंग है वो इन तक न पहुंचे, उसको रोकने की काम किया गया है। समाधान स्ट्रेटजी के माध्यम से कार्यवाही की गई है। और इसके साथ साथ जो पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है कि आम जनता का परसेप्शन चेंज करना है विकास के लिए, इन सब माध्यमों से नक्सलवाद और माओवाद से निपटने की कोशिश की गई है। इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मोबाइल जो टावर्स हैं, रोड है, अलग अलग प्रकार की कनेक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सब लागू किए गए हैं सरकार के द्वारा। फिनेंशियल सर्विसेज दी गई हैं, बैंकिंग जो करस्पॉन्डेंट्स हैं वो लगातार यहाँ फिनेंशियल सर्विसेज के बारे में लोगों को बताते हैं। ये सारी चीज़ें भी आप अपने उत्तर में बता सकते हैं। तो एक तो सवाल ये हो जाएगा। दूसरा सवाल इस साल आ सकता है नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी पर। नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है, विप्लव है, इसके पीछे क्या प्रमुख कारण है और उसका समाधान कैसे होगा? क्योंकि भारत सरकार का लक्ष्य है पूर्वोत्तर भारत को उग्रवाद मुक्त बनाना, विप्लव मुक्त बनाना। तो भारत सरकार के द्वारा इस पे ढेर सारे काम किए गए हैं। आप इसमें बताइए कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी का जो कारण रहा है वो वहाँ का एथनिक कंपोजिशन से, निर्जातीय संरचना से उभरने वाला जो एक एथनिक रीजनलिज्म का भाव था, यानी क्षेत्रीय निर्जातीय क्षेत्रीयतावाद, और निर्जातीय क्षेत्रीयतावाद से जो अलगाववादी भावना उभरी, यानी एथनिक सेपरेटिज्म। और एथनिक सेपरेटिज्म से कैसे जो सेपरेटिस्ट थे उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स बनाए, और फिर उन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, चाहे वहाँ पे नागालैंड में हो, मणिपुर में हो, त्रिपुरा में हो, NLFT, NSCN IM या फिर उल्फा, ये सब जितने भी बने, इन सब ने कैसे जो है म्यांमार में स्थित या बांग्लादेश में स्थित जो उग्रवादी संगठन है उनके साथ कोलैबोरेशन किया, वहाँ टेरर कैंप्स बनाए, वहाँ शेल्टर लिया, लॉजिस्टिक सपोर्ट लिया। जैसे NSCN IM को अगर हम देखें नागालैंड का, वो अरुणाचल प्रदेश के तिरप, लोंगडिंग और जो चैंगथांग वाला एरिया है उसमें जो है अपना प्रभाव जमाता है, और म्यांमार से लोग वहाँ पर आते हैं, ट्रांजिट रूट के रूप में वो एरिया इस्तेमाल होता है। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं जिससे पता चले कि कैसे हमारे देश के जो उग्रवादी संगठन हैं
उनका विदेशी उग्रवादी संगठनों से कनेक्शन है और वो मिल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए इसको हम इंसर्जेंसी कहते हैं। इंसर्जेंसी तब बनती है जब सरकार के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल होता है और उसमें मास सपोर्ट यानी जो लोकल पॉपुलेशन है उसका साथ उग्रवादी या इंसर्जेंट्स लेता है, और साथ साथ फॉरेन जो कोलैबोरेटर्स है, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी वाली चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं, जैसे म्यांमार में करेन काचिन अराकान, ये सब शामिल हो जाते हैं, तो और चीज़ें बढ़ जाती हैं। दूसरी बात आप बताइए कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की एक वजह है अलगाववादी जो आंदोलन है, वो तो है ही कि यहाँ पर जो एथनिक कम्युनिटीज़ हैं उनका कल्चर, उनका डिस्टिंक्ट कल्चर, सिविलाइजेशन, रिलीजन, ट्रेडिशन, उनका मतलब जो परंपराएं हैं, उनका वेशभूषा है, उनका जो आहार है, उस सब में वो एक अलग प्रकार से अपना एथनिक ऑटोनॉमी चाहते हैं, एथनिक अपनी आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और जब वो इनसिक्योर महसूस करते हैं इन सब चीज़ों से तो वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट की तरफ जाते हैं। इसलिए भरोसा दिलाना बहुत ज़रूरी है कि उनके इन सब चीज़ों से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, और सरकार की यही रणनीति भी है, इस समय पॉलिसी भी है कि हम उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे। 6 शेड्यूल और जो अलग अलग हमारे प्रोविजंस हैं उसको सही तरीके से लागू किया जाएगा ताकि ऐसी कोई चीज़ें न उभरें। इसके अलावा जो इंसर्जेंसी लंबे समय तक बनी रही उसके पीछे का रीजन नार्को टेररिज्म भी है, क्योंकि म्यांमार गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है और म्यांमार की सीमा लगती है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से, और यहाँ जो ड्रग्स आता है बड़े पैमाने पर और वीपन्स आता है वो सब नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसी और एक्सट्रीमिज्म को आगे बढ़ाता है, उसकी फंडिंग वगैरह होती है, ये भी एक प्रमुख रीजन है। तो एथनिक कंपोजिशन, एथनिक डिमांड्स, एथनिक ऑटोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज, एथनिक जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं और एक्सट्रीमिस्ट जो केसेस हैं, अप्सपा, अब वहाँ पर जो अप्सपा लगाया जाता है उसको लेकर के भी रोष है वहाँ के लोगों के मन में, उसको भी हटाने की बात वो करते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत इंडिया के पारामिलिट्री फोर्सेस को वहाँ डिप्लॉय कर दिया जाता है, और वो फिर जिस तरीके से अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट्स हैं या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं वो जनता को इस बात का आभास करवाते हैं कि नहीं ऐसा गलत ये लोग कर रहे हैं, और अप्सपा के आधार पर वो जो है इंसर्जेंसी को और आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इसके अलावा एक मुद्दा और आप बताइएगा, इंसर्जेंसी के पीछे की जो वजह है या सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म की वजह नॉर्थ ईस्ट में है इलीगल माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी क्राइसिस। रोहिंग्या, कुकी चिन, चकमा, ढेर सारे ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश करते हैं। नॉर्थ ईस्ट का डेमोग्राफिक जो प्रोफाइल है, जो वहाँ की संरचना है, उसमें बदलाव करते हैं, उससे संसाधनों पर दबाव पड़ता है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर प्रभाव पड़ता है, उससे कल्चरल क्लैशेस होते हैं, उससे एथनिक क्लैशेस होते हैं। अलग अलग जो है जो रोहिंग्या या कुकी आए हैं वो अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन, अपनी चीज़ों के साथ आए हैं, तो उसमें समायोजन नहीं हो पाता, इसके चलते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। और एथनिक जो एक तरीके से एक्सट्रीमिज़म है उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पर जब रोहिंग्या और ये सब आते हैं इलीगली, तो इलीगल माइग्रेंट्स वहाँ सिस्टम में करप्शन को बढ़ावा देते हैं, तो इसलिए इनका डिपोर्टेशन का मामला बहुत गंभीर हो जाता है। अभी हाल में असम के सीएम ने बोला था कि अभी 10% आबादी और बांग्लादेशियों की यहाँ पर बढ़ जाए तो असम को बांग्लादेश में शामिल करना पड़ सकता है, ऐसा उन्होंने सरकास्टिकली बोला था। लेकिन ये इस बात को दिखाता है कि कैसे बांग्लादेश से, चटगांव हिल्स से और इन सब एरियाज से बड़ी मात्रा में इलीगल माइग्रेंट्स हमारे देश में आते हैं। तो आप इस मुद्दे को भी बता सकते हैं कि इंसर्जेंसी के पीछे ये सब वजहें हैं, और ये इन सब वजहों को ध्यान में रख करके ही समाधान की रणनीति बननी चाहिए कि आप कैसे एथनिक राइट्स देंगे, आप कितना एथनिक राइट्स देंगे, कितना कल्चरल राइट्स देंगे। आप अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने जा रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट को आप उससे बाहर रखेंगे, इतना क्या आप कोप अप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आप बता सकते हैं।
नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट किस तरीके से करके डी रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटजी, वही जो आपने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में सोल्यूशन के पॉइंट्स पढ़े थे वही यहाँ भी आएंगे। और इन सब चीज़ों को और अप्सपा कानून को थोड़ा ह्यूमेन बनाना जुडिशियल रिव्यू के दायरे में लाया जा सकता है, ये सब बातें बता के आप इस चैप्टर को अच्छे से डील कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार का रह सकता है। आगे किसी और एपिसोड में हम इंटरनल सिक्योरिटी के और महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।